7th एपिसोड है जिसके अंदर जुड़ रहे हैं हमारे साथ काफ़ी स्पेशल गेस्ट संजय कतूरिया जी। इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। ये काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंस, मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते रहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बॉन्ड्स इंडिया में बहुत अंडररेटेड है इस टाइम पे। और इंडियंस को बॉन्ड्स समझ ही नहीं आते हैं। दूसरा ये भी है कि सर एक लाइन भी थी काफ़ी अच्छी, मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी, उसमें था कि इन्वेस्टिंग जितनी बोरिंग होती है ना हाँ, उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। कोई भी चीज़ जितनी बोरिंग हो जाती है ना वो उतना अच्छा रिटर्न्स देती है। तो आपको लाइफ में मिक्स चाहिए होता है। सिर्फ आपका वो नहीं होता कि जब हम बैट्समैन को भी देखते थे तो एक सचिन उतरता था, एक सहवाग उतरता था ओपनिंग में। सहवाग धोता था, सचिन संभालता था। तो आपको भी ये पार्टनरशिप चाहिए ओपनिंग बैट्समैन की, कि एक सहवाग होना चाहिए जो धोए, जो आपकी इक्विटी है, और सचिन है जो पूरा अच्छे से खेले रन्स भी बनाए और विकेट को भी प्रोटेक्ट करके रखे। तो वो बॉन्ड्स है आपके लिए। सो हेलो एवरीवन, ये बॉन्ड्स पे टीवी का 7th एपिसोड है जिसके अंदर जुड़ रहे हैं हमारे साथ काफ़ी स्पेशल गेस्ट संजय कतूरिया जी। इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। ये काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंस, मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते रहते हैं। तो आइए इनका वेलकम करते हैं और जानते हैं और सीखते हैं। सो हाय थैंक यू संजय सो मच सर, दीपांशु, थैंक यू। कैसे हैं आप? बताइए सर। एकदम बढ़िया, अमेजिंग, ऑसम। सो सर, आजकल आप देख ही रहे मार्केट कैसे 10% गिर चुकी है, इतना ज़्यादा डाउनफॉल आया जा रहा है, इतनी सारी वॉर की सिचुएशन है, इतना कुछ है। तो आपको क्या लगता है मार्केट के बारे में? जैसे काफ़ी लोग अभी क्यूरियस है क्या होगा क्या नहीं होगा वाला। देखिए, मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। पीछे मार्केट्स ने 10% करेक्शन दी, उसके रीजंस ब्रॉडली ये थे कि अर्निंग्स अच्छी नहीं थी, एफआईएस पैसा छोड़ के देश छोड़ के निकल रहे हैं, बिकॉज एक तो अर्निंग्स ने कैचअप नहीं किया, बाकी जगह अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यूएस की, तो इस चक्कर में वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हुई है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से निफ्टी का करेक्ट होने का स्कोप बहुत कम रह गया है। मतलब अब रिट्रेसमेंट, जो जिसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, वो मुझे नहीं लगता ये 5-6% से ऊपर का रह गया है। अच्छा। अप्रॉक्सीमेटली उतने में हमें, मुझे लगता है कि क्लोज कर देंगे। 22,200 22,500 शुड बी द क्लोजर रेंज एट बेस्ट, अगर कुछ और हुआ तो। बाकी नहीं तो उससे ज़्यादा भी नहीं, वो भी होने के चांसेस कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम अब धीरे धीरे बाइंग का आने वाला है बहुत जल्दी। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो थोड़ा थोड़ा अब आप स्टार्ट कर सकते हो बाय करना। आज मार्केट्स ने वैसे ही, जब आज हम शूट कर रहे हैं तो मार्केट्स थोड़ी सी अब गई हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स करा जा सकता है। बाकी सर, आपको मैंने देखा है कि आप इतने कम एज से ही स्टार्ट कर दी थी इन्वेस्टिंग और SIP वगैरह, एज अ अर्ली स्टेज से ही। तो अल्टीमेटली सर आपने काफ़ी सारी बियर साइकिल भी देखी होगी, बुल साइकिल भी देखी होगी। तो बियर साइकिल में साइकोलॉजी काफ़ी लोगों की चेंज हो जाती है, वो लोग अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं डर के मारे, या फियर या न्यूज़ वगैरह सब कुछ बैकवर्ड ही फायर करता है उस समय सब लोगों के लिए। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके माइंडसेट को उस समय कंट्रोल करना। तो आपने अपने अर्ली स्टेज में ये सब कैसे किया सर? देखिए, मैं बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 2006 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत गलतियाँ करी, स्टॉक्स खरीदे बेचे, ठीक, मतलब कुछ भी किया है, एवरीथिंग विच इज़ पॉसिबल मैंने किया था। बट उसके बाद मेरे को हैप्पी प्लेस मिली म्यूचुअल फंड्स, विच वॉज फ्रॉम 2013-14 से फिर मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब उसके बाद मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इन्वेस्ट करना है अगले 10 साल। ठीक है। आज मैं 40 मेरे को 50 तक इन्वेस्ट करना है बिफोर आई स्टार्ट डूइंग माई सिस्टमैटिक विड्रॉल फ्रॉम दैट। तो 50 तक मेरे को उसको बिल्ड करना है। अब 50 तक के रास्ते में डेफिनेटली मार्केट्स क्रैश भी करेंगी, ऊपर भी जाएंगी, नीचे भी जाएंगी, या साइडवेज भी जाएंगी। मैं तो हर पॉइंट पे खरीद रहा हूँ, क्योंकि मेरा गोल है 20 मतलब आज से 10 ईयर्स डाउन, व्हेन आई विल बी टर्निंग 50, सो दैट्स अराउंड अबाउट 2034। तो 2034 के आसपास जो है, फिर हम एक बार वो बन जाएगा तो फिर हम बॉन्ड्स में शिफ्ट कर जाएंगे, या फिर सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स पे शिफ्ट कर जाएंगे एज कम्पेयर टू इक्विटी, बिकॉज इक्विटी हमेशा रखना रिस्की हो सकता है, मतलब वंस माई गोल इज अचीव्ड। सो सर, बॉन्ड्स के बारे में जब आपने बात करी है तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि बॉन्ड्स इंडिया में बहुत अंडररेटेड है इस टाइम पे। और इंडियंस को बॉन्ड्स समझ ही नहीं आते हैं। बॉन्ड्स बहुत अच्छा प्ले हो सकता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से बॉन्ड्स बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपना कुछ इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं तो वो बॉन्ड्स में डाल सकते हैं थोड़ा बहुत। उसमें रिस्क आपके हिसाब से आप बहुत कम रिस्क वाली कंपनीज पे भी चल सकते हैं, मीडियम साइज रिस्क पे भी कम चल सकते हैं, मैक्स ज़्यादा रिस्क पे भी चल सकते हैं। और बॉन्ड्स में आपको ये है कि एक फिक्स्ड इनकम क्रिएट हो जाती है आपकी। हाँ, ये तो है। और धीरे धीरे आप अपनी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो, छोटे कैपिटल से भी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो, और उस पैसे को आप फिर री इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बॉन्ड्स में भी कर सकते हो, मार्केट्स में भी कर सकते हो। और बॉन्ड्स अगर आप अच्छी कंपनी के लेते हो तो जनरली ये देखा गया कि ऐसे डूबते नहीं हैं बॉन्ड्स। और वो कभी कभी काफ़ी टाइम कोलैटरल बैक्ड होते हैं, तो कल को कुछ हो भी गया तो कोलैटरल होता है उसके पास, कि कल को कुछ हुआ तो जो भी बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको उनका पैसा वापस मिल सकता है। तो आई थिंक कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, बॉन्ड्स एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई। ठीक है सर, अगर आपने बॉन्ड्स की बात करी है कि बॉन्ड्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो बॉन्ड्स के अंदर काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन है कि उसमें 8-9% रिटर्न मिलते हैं, 7-8, और उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 लाख चाहिए होती है मिनिमम। आप फिर कैसे कोई इन्वेस्ट करेगा? नहीं, देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आज आप 1,000 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक वो है। दूसरा आपका ये है कि
बॉन्ड्स हर इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं एकदम जैसे जीसेक होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, वो एकदम कम इंटरेस्ट रेट पे मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, सॉवरेन गारंटी, हाँ तो वो कम ब्याज देंगे, वो मार्केट के रेट के आसपास का ही ब्याज देंगे। बट अगर आप किसी कंपनी का बॉन्ड लेते हैं, आप किसी कंपनियों में भी रिलायंस अगर बॉन्ड इशू करेगा तो वो बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं देगा, थोड़ा AA+ कंपनी देगी, A+ होगी, B+ होगी, तो इसमें रेटिंग्स होती हैं, तो रेटिंग्स के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जैसे जैसे रेटिंग घटती है इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो आपको आराम से 11, 12, 13, 14% तक के भी बॉन्ड्स मिल जाते हैं जो रीजनेबली सेफ होते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के होते हैं, जो हमारी सेबी कहती है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड माना जाएगा, उसके मिनिमम उतने मतलब रिटर्न्स मिल जाते हैं और इन्वेस्टमेंट ग्रेड का फंड होता है वो। तो ये जो है आप कर सकते हो। और एक देखिए, आप एक बात समझिए कि मार्केट जब क्रैश करती है ना, हाँ तब सब रोते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति को अपने लाइफ में थोड़ा पोर्शन बॉन्ड्स में रखना चाहिए, वो कितना वो डिसाइड कर सकता है, 5%, 10%, 15%, 20%। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है या फिर आपका कोई गोल अचीव होता है, आपका म्यूचुअल फंड मैच्योर हो जाता है, और अगर आपके पास उसका उपयोग नहीं है अभी, तो आप उसको बॉन्ड्स में डाल सकते हो। समझो मेरा रिटायरमेंट का पैसा बन गया, ठीक है। 10 करोड़ रुपए बन गए, मैं क्या करूंगा, मैं उसको पूरा उसको फंड में नहीं रखूंगा, 3-4 करोड़ उसमें से उठा के मैं बॉन्ड्स में डाल दूंगा कि बचा हुआ 6 करोड़ अभी भी कंपाउंड करता रहेगा लॉन्ग टर्म में, मैं ये 3-4 करोड़ रुपए से अपना घर चला लूंगा अगले कुछ सालों तक, हाँ एज अ मंथली इनकम, एज अ मंथली इनकम उसमें से आ जाएगी, तो मैं सेफ हो गया, रीजनेबली सेफ हो गया, वहां मेरी कंपाउंडिंग अभी भी चल रही है, यहाँ मैं सेफ भी हो गया। तो आपको लाइफ में मिक्स चाहिए होता है, सिर्फ आपका वो नहीं होता कि जब हम बैट्समैन को भी देखते थे तो एक सचिन उतरता था, एक सहवाग उतरता था ओपनिंग में, सहवाग धोता था, सचिन संभालता था। तो आपको भी ये पार्टनरशिप चाहिए ओपनिंग बैट्समैन की, कि एक सहवाग होना चाहिए जो धोए, जो आपकी इक्विटी है, और सचिन है जो पूरा अच्छे से खेले रन्स भी बनाए और विकेट को भी प्रोटेक्ट करके रखे, तो वो बॉन्ड्स है आपके लिए। तो सचिन तेंदुलकर इज लाइक बॉन्ड्स, सहवाग इज लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। जैसे सर म्यूचुअल फंड में आप शुरुआत से ही SIP कर रहे हो 2013 से, तो जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी रहता है, तो आपने कभी फॉरेन मार्केट्स में भी इन्वेस्ट किया था SIP वगैरह? मैं ETFs करता हूँ, तो कुछ कुछ ETFs अच्छा। मेरी फॉरेन मार्केट्स की हैं। ओके। तो मेरी 2 स्ट्रैटेजीज चलती हैं, जैसे एक तो म्यूचुअल फंड्स में पैसिव चलती है, Okay. डालते रहो डालते रहो डालते रहो। एक ETFs में डिप ऑन सिप चलता है, सॉरी, एक ETF में सिप ऑन डिप चलता है। तो सिप ऑन डिप मतलब बेसिकली जब भी थोड़ा सा डिप आता है तो मैं SIP कर देता हूँ, उसमें थोड़ा पैसा डाल देता हूँ, तो उसके थ्रू मैं अपने लिए वो थोड़ी एक्टिव स्ट्रैटेजी है, तो उसमें मैं हर रोज़ थोड़ा सा मार्केट को देख लेता हूँ और एक बार डाल देता हूँ पैसा। वैसे ETF के बारे में थोड़ा बताएंगे सर, कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो कम रहता है और इसको लेना ज़्यादा बेटर है उसके कन्वीनियंस में वगैरह ये सब। देखिए, ETFs जो है वो एक्टिव स्ट्रैटेजी के लिए ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही पैसिव हो तो आप म्यूचुअल फंड में भी रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ETFs में क्या होता है कि एक तो मार्केट ट्रेडेड होता है, तो आप कोई भी टाइम पे उसको कैच कर सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड्स को आप डे एंड NAV पे कैच करते हो, तो पूरा दिन निकल जाता है, आप कैच नहीं कर पाते। अब सडनली फॉल हुआ और उसके बाद राइज होने लग गया, तो आप जो फॉल वाला पॉइंट है उस पर कैच कर सकते हो, हाँ ठीक है। बट अगर म्यूचुअल फंड है तो वो तो जो दिन का अंत का NAV आएगा उसी पे आप कर पाओगे, तो थोड़ा वो डायनामिक है। ETFs आर लिटिल डायनामिक एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आर कंप्लीटली स्टैटिक और कंप्लीटली पैसिव। ETFs में लिक्विडिटी का कभी कभी प्रॉब्लम होता है, छोटे ETFs में लिक्विडिटी नहीं होती है, और ETFs में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक्सचेंज ट्रेडेड होने के कारण आप कोई भी पॉइंट पे उसको मतलब यू कैन अक्वायर द ETF और सेल द ETF, तो ये थोड़े बेनिफिट्स हैं ETF के, और उसमें आप एक्टिव स्ट्रैटेजी खेल सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप एक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं खेल सकते। ठीक है सर, जैसे इन्वेस्टमेंट की आपने बताया, तो आजकल काफ़ी फायर भी चलता है कि मेरे को इतनी जल्दी रिटायर होना है या ये है वो है, आप इस कंसेप्ट के बारे में क्या सोचते हो? फायर बेसिकली देखिए, फायर इज़ अ कॉन्सेप्ट जो हमें पहले से ही सिखाया जाता है कि भाई तुम्हारे पास जब 20-25 साल के पैसे हो तो रिटायर कर जाना, ये हमारे पेरेंट्स बोलते ही हैं। तो जब भी आप फायर का नंबर अचीव करना चाहते हैं तो आपको फायर के लिए प्लान करना पड़ता है। लोग क्या कहते हैं, भाई मेरे को फायर चाहिए, मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, 10 साल बाद होना है, 20 साल बाद होना है, उसके लिए प्लान नहीं बनाते। तो अगर आप प्लान बना लो तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेके आ सकते हो। और प्लान बनाना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाओ, थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचो, कुछ लोगों से कंसल्ट कर लो, कुछ फंड मैनेजर से कंसल्ट कर लो, तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक फायर नंबर क्रिएट कर सकते हो और उसके लिए प्लान भी क्रिएट कर सकते हो। वो प्लान आपने स्टार्ट कर दिया और उसके बाद आप अपना आराम से एक्टिव इनकम पे फोकस करो, अपना काम करो। तो ऐसे डिसाइड कैसे करते हैं सर कि मेरे लिए यही फायर नंबर है, ये है? काफ़ी मतलब मिसकंसेप्शन भी होता है, लोग सोचते हैं बहुत पैसा चाहिए, ये है वो है, तो आपके लिए कोई फार्मूला वगैरह है इसका? देखिए, फायर डिपेंड्स अपॉन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, वो है आप खर्चा कितना करते हो। तो अगर आप बहुत लाविश जीते हो तो आप तो फायर अचीव ही नहीं कर सकते जब तक आपकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 6 लाख रुपए महीना है, मैं 6 लाख रुपए महीना कह रहा हूँ, और आप खर्चा 4 लाख का कर रहे हो, हाँ। तो कहाँ से फायर अचीव कर लोगे? सही बात। पर अगर आप की इनकम 1 लाख रुपए महीना और आप खर्चा 30,000 कर रहे हो तो आप डेफिनेटली फायर अचीव कर सकते हो। तो
द गेम इज नॉट अराउंड कि आप कमाते कितना हो, द गेम इज अराउंड आप बचाते कितना हो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बचाओगे उतना ज़्यादा निवेश होगा, जितना ज़्यादा निवेश होगा उतना ज़्यादा वो कंपाउंड होगा, और 10-20 साल के बाद वो आपको पावर में पैसा देगा, मतलब एकदम एक्सपोनेंशियल पैसा दे देगा। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है ना, उसके लिए आपकी बचत बहुत ज़रूरी है और खर्चे रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप खर्चों को रेगुलेट करोगे उतना आप अपना फायर जल्दी अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए सर जो फायर के लिए हम लोग लिए म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है, या आपको लगता है डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है? देखो, डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हो, जैसे सेट थोड़ा सा बॉन्ड्स में डाल सकते हो, अपने इमरजेंसी फंड को बॉन्ड्स में डाल सकते हो, कुछ पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को भी आप बॉन्ड्स में डाल सकते हो, और नहीं तो आप बाकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रह सकते हो। और जैसे मार्केट में काफ़ी टाइम लगता है कि ऑल टाइम पीक पे है या ऐसा है सब, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि अभी ना करो, फिर बाय द डिप में कर लेना एक साथ लमसम, तो उस टाइम के लिए क्या कर सकते हैं? या देखो, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट्स, किसी ने मार्केट्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। एक मेरा फ्रेंड था, उसने अगस्त में सारा पोर्टफोलियो खाली कर दिया, अच्छा, तब निफ्टी 23,000-24,000 कुछ था, पता नहीं, उसके आसपास था। फिर मार्केट चली गई 55,000-25,000, 25,500। ठीक है, फिर उसको लगा कि मैं खरीद लेता हूँ, तो रुक ही नहीं रही, उसने 25 के आसपास खरीद लिया, फिर मार्केट नीचे गिर गई। तो ये सब ना, जब जितना भी आप टाइम करने की कोशिश करोगे ना, आप कभी भी जीत नहीं सकते मार्केट के अगेंस्ट। तो मार्केट कैन ऑलवेज हैव द पॉसिबिलिटी टू स्क्रू यू एंड शॉक यू। तो इसलिए आप मार्केट्स ये सब मत कर, मतलब दिस इज समथिंग विच पीपल शुड नॉट डू, मैं ये कहना चाहूँगा। होता क्या है, 1 in 100 टाइम्स समबडी गेट्स इट राइट, और फिर वो अपने आप को भगवान बताने लग जाता है, देखो मैंने प्रिडिक्ट किया था। तो ये प्रिडिक्शंस पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म तक पॉसिबल नहीं है। और जो लोग कर पाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, और वो भी दे ऑल्सो आर नॉट 100% राइट, दे आर 30-40% राइट। जैसे वॉरेन बुफे, उन्होंने सही टाइम पे पैसा बाहर निकाल लिया, पर वो वॉरेन बुफे है, वो तो मार्केट्स को हिला देते हैं, इतना पैसा उनके पास, उनके $350 बिलियन का कैश पड़ा हुआ है। हाँ, तो जिस आदमी का $350 बिलियन का कैश पड़ा हुआ है, तो वो तो मार्केट्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर ही सकता है, मतलब हिला सकता है। सो पॉइंट इज कि आप ये सब चक्कर में मत पड़ो, आप अपना चुपचाप इन्वेस्टमेंट करो, अपना गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो। आपने गोल तय कर लिया कि भाई मेरे को जो है वो चाहिए, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो मैं उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा, दैट्स इट। उसके बाद आपको अपना काम करो, काम पे लगो। और जैसे से कि सर आपको सॉरी, और सर आपका उसके बारे में क्या कहना है, स्टॉक पिकिंग? अगेन स्टॉक पिकिंग, वापस वही खेला आ गया कि आपको नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और टाइम चाहिए। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक कैसे पिकअप करते हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी मामा 50% गिर गया, हाँ, 50। 3 दिन में। आप, तुम्हारी क्या गलती थी एज एन इन्वेस्टर? तुम्हें तो चांस ही नहीं मिला बाहर निकलने का। हाँ, तो अब आपने वो स्टॉक पकड़ के रख लिया, अब आपका कैपिटल तो आधा हो गया, अब वो कब वापस आएगा? नोबडी नोज। बट ETF म्यूचुअल फंड 7%, 8% गिरे, निफ्टी 10% गिरा, रिलायंस 20% गिर गया, एशियन पेंट्स 25% गिर गया, HUL 20% गिर गया, निफ्टी तो 8-9% गिरा। हाँ, तो इट्स बेटर टू ओन निफ्टी। नीचे भी कम धीरे स्पीड से जाएगा, ऊपर भी धीरे स्पीड से जाएगा, एवरेज में आपको अच्छे रिटर्न्स दे देगा। पर सर स्टॉक पिकिंग करके भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं, अगर आप काफ़ी रिसर्च करो, वो सब चीज़ अगर सोचो, तो आप करते हो वैसे स्टॉक? मैं कुछ नहीं करता, मैं CFA हूँ, फिर भी मैं स्टॉक पिकिंग नहीं करता, मैं अच्छा, आप म्यूचुअल करते फंड्स ही और नहीं? ETFs में। हाँ, जस्ट इमेजिन, लोग कहते हैं कि सर आप तो यू आर क्वालिफाइड टू टेल स्टॉक्स, अब बताओ। मैं कभी नहीं करता ये सब काम, ये अपना काम ही नहीं है। जो अपना काम नहीं है वो क्यों करना? अपना काम है काम करना, हम काम करते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर हमारे लिए पैसा मैनेज करता है, वो उसका काम है। और सर IPOs वगैरह आप उसमें IPOs भी नहीं अप्लाई करता मैं। कभी नहीं करते? और सर जैसे आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है अनलिस्टेड शेयर्स का, वो भी नहीं करता। जब शेयर्स खरीदता है नहीं तो अनलिस्टेड क्यों खरीदता? नहीं अनलिस्टेड ऐसा होता है IPO से पहले लोग परचेज मेरे कर दोस्त ने लेते एक अभी कंपनी आई थी, उसका IPO वो लिया था, प्री IPO, हैं। अच्छा, और जितने में लिया था अभी उतना ही चल रहा है। और 6 महीने का लॉक इन अलग से है। अच्छा, 6 महीने का लॉक इन हाँ, होता है ना होता प्री है, IPO में, तो अब लॉक इन अलग है, फंस गया। अगर 20% करेक्ट कर गया अगले 6 महीने में वो, तो क्या होगा उसका? मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे गेम्स जो हैं मैं खेल के देख चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे जो रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स ने दिए वो किसी और चीज़ ने दिए, और वो भी बिना टाइम इन्वेस्ट किए। इन सब में टाइम लगता है भाई, इसमें सब में मेहनत लगती है। हाँ, ये तो है सर। एटलीस्ट सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, डिसीजन लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ये सब करने के बावजूद मैंने देख लिया कि कितना भी सर्कस कर लो, आपको म्यूचुअल फंड्स जनरली ओवर लॉन्गर टर्म बेटर रिटर्न्स दे देते हैं। और अगर थोड़ा भी डिफरेंस होता है, वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता कि वो आपकी मतलब जो कहते हैं कि बहुत बड़ा वेल्थ में कुछ डिफरेंस लेके आ जाए। एंड कंसिडरिंग द टाइम यू इन्वेस्ट, तो म्यूचुअल फंड्स में 0 टाइम जाता है ना हमारा। अब मेरे को कोई स्टॉक चुनना है, मेरे को स्टॉक के लिए पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, 10 तरह के फिल्टर लगाने पड़ेंगे, उसका पास्ट, उसका मैनेजमेंट, उसका ये, उसका वो। फिर मैंने ले लिया, बल्क बाइंग कर दिया, अगले दिन मामाअर्थ की तरह 50% गिर गया, तो मेरी क्या गलती थी भाई? सही बात है। मेरे हिसाब से तो कंपनी ठीक चल रही थी। तो पॉइंट इज कि ये हम मार्केट्स आर अनप्रेडिक्टेबल। बास्केट कभी भी
50% नहीं करता, बास्केट्स जो होते हैं वो 5% 10% तक गिरते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, कोई और मोमेंटम इंडेक्स हो गया, कोई ना कोई इंडेक्स हो गया, फैक्टर इंडेक्स हो जाते हैं, फैक्टर इंडेक्स पे इन्वेस्ट करो ना। मोमेंटम 50 निफ्टी 500 मोमेंटम 50 एक इंडेक्स है, फैक्टर इंडेक्स है, उसने पिछले 20 साल में निफ्टी को 10% से बीट किया है सालाना। अच्छा, तो अब करो ना, आप उसमें इन्वेस्ट करो, क्या प्रॉब्लम है। 18 साल में 11 साल उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। 11 साल 11 years it has outperformed Nifty and by significant margin. So आप ये करो, देखिए जितना आप रिसर्च करके देखोगे ना, आप समझ जाओगे कि बाइंग स्टॉक्स डायरेक्टली इज अ लूजिंग गेम फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इट्स अ लूजिंग गेम, क्योंकि हमें आता ही नहीं है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। किसी ने समझो रिलायंस खरीदा था जब रिलायंस 1400 चल रहा था, ठीक है, अभी रिलायंस हो गया 1200, ठीक है, गिर गया, जम के गिर गया। 1400 भी क्या, 1500 तक था वो मोटा मोटी, 1500 से 1200 गिर गया, 300 पॉइंट गिर गया। अब वो तो होल्ड कर रहा है, 20% गिर चुका है। अब 1200 से वो वेट करेगा 1500 वापस आने का। हाँ, उस पर शायद हो सकता है 6 महीने लगे, 12 महीने लगे, 18 लगे, 5 महीने, कुछ तो लगेगा। जिस दिन वो 1500 आएगा बेच देगा, बोले चल भाव टू भाव आगे निकल जाते हैं। तो क्या गेन किया तुमने? ये तो कोई एफडी वाला रिटर्न भी नहीं मिला, तो कुछ इसे नहीं एफडी, मिला। इससे तो एफडी कर लेते, बॉन्ड्स में डाल देते पैसा। वो तुम्हारे वो क्या होता है उसको आप कहते हो, वो Invoice। इनवॉइस डिस्काउंटिंग होती है, वो कर लेते, 14% तो उसमें मिल जाता साल का। सो पॉइंट है कि आप ये गेम नहीं विन कर सकते, क्योंकि आपको ये गेम खेलनी नहीं आती। या तो बहुत अच्छे से सीख लो और उस पर टाइम दो, एफर्ट दो, और उसको अपना फुल टाइम करियर बनाओ। उस पर भी टाइम लगता है, जैसे डॉक्टर बनने में 20 साल लग जाते हैं ना, स्टॉक्स सिलेक्ट करने में भी 5-7 साल लग जाते हैं। अच्छा, क्योंकि एक आधी पिटाई होगी आपकी, उससे समझ आएगी आपको। पहले आपको लगेगा अपुनिच भगवान है, फिर आपको समझ आएगा कि यार मार्केट्स वेरी हम्बलिंग, एक आधी पीट देती है, जम के फीस लेती है आपसे। ये तो है। क्यों करना है ये सब करने के बाद भी आप म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाओगे। यूएस में 100 में से 96 फंड्स इंडेक्स को नहीं बीट कर पाते, और वहां टॉप ऑफ द लाइन फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं जो फंड मैनेज कर रहे हैं आपका। फिर भी वो 96 फंड्स आर नॉट एबल टू बीट। मैं क्या गारंटी है कि वो 4 फंड्स उठाया होगा मैंने? सही बात है। There is no guarantee, डिफिकल्टी बात, हाँ ये बहुत डिफिकल्ट बात है। बिल्कुल, कि मैं उन्हीं 100 में से वही 4 फंड उठाऊंगा जिन्होंने मार्केट इंडेक्स को बीट किया। इट इज इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो मैं क्या करूंगा? मैं इंडेक्स में इन्वेस्ट करूंगा, मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूंगा। आई वुड रादर स्टे ऑन दैट साइड। इन्वेस्टिंग इज नॉट माई जॉब, दैट इज म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जॉब। माई जॉब इज टू पुट मनी, मैं वो करता हूँ बस। माई लाइफ इज वेरी सिंपल, दाल चावल वाली जिंदगी हमारी। और इन्वेस्टमेंट में हर व्यक्ति के लिए जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम टाइम लेना चाहिए और धीरे धीरे पैसा बनना चाहिए। आप जो काम करते हो उसमें आप फोकस करो, उसमें अपनी ग्रोथ करो, तेज़ी से ग्रोथ करो। आपका जॉब है उसमें ज़्यादा तनख्वाह पाओ, आपका व्यवसाय है उसको बेटर करो, आपका बिजनेस है उसको बेटर करो, फ्रीलांस से ज़्यादा क्लाइंट्स लाओ। दैट्स इट। दूसरा ये भी है कि सर एक लाइन भी थी काफ़ी अच्छी, मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी, उसमें था कि इन्वेस्टिंग जितनी बोरिंग होती है ना, हाँ, उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। कोई भी चीज़ जितनी बोरिंग हो जाती है ना, वो उतना अच्छा रिटर्न्स देती है। बिजनेस जब बोरिंग हो जाता है वो बहुत पैसे देता है। मेरे एक को फाउंडर है बिजनेस में, उन्होंने एक दिन, हम लोग ऐसे जनरली बात कर रहे थे, बोला सर आप आजकल ना बोर होने लग गया हूँ। बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। बोलते क्यों? मतलब पैसा बनेगा। तो अच्छा, मतलब हाँ। एंड उसके दूसरे महीने से हमें प्रॉफिट आने लग गया, उससे पहले प्रॉफिट नहीं आ रहा था। अच्छा। बोलता है सर आप तो बिल्कुल सही कह रहे थे। मतलब बिल्कुल, अभी तो और पैसा बनेगा, चिंता मत कर। तो पॉइंट इज कि जब जब आपका बिजनेस बोरिंग हो जाता है ना, जब आप पक जाते हो सेम चीज करके, आप रियलाइज करो कि बॉस अब अपना टाइम आ गया पैसा बनाने का। म्यूचुअल फंड्स में आप बोर ही होने वाले हो, पर आपको मजा चाहिए तो कसिनो जाओ ना यार। ले जाओ पैसे, कुछ 10,000 रुपये ले जाओ, कसिनो में उड़ा दो। हाँ, सही 5,000 ले जाओ, कसिनो में उड़ा दो, मजे करो, वो फ्री में खाना भी देते हैं। थोड़ा मस्ती करो, देख के आओ, और चकाचौंध देख के आओ। सो सर जब आपने म्यूचुअल फंड में अब इतना बता दिया है, तो आजकल काफ़ी सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड जिन्हें कहते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छा रिटर्न बन जाता है, बट वो साइक्लिक होते हैं। क्या आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं? नहीं करते? नहीं करता। मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा स्मॉल कैप, थोड़ा मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप एंड इंडेक्स, बस, उससे ज़्यादा नहीं करता। वैसे करना चाहिए सर आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दे विल नॉट बीट द मार्केट्स इन लॉन्ग रन। आप रोलिंग रिटर्न्स देख लो सबके, दे विल नॉट बीट द मार्केट। आप फैक्टर इंडेक्सेस पे इन्वेस्ट करो। फैक्टर इंडेक्सेस होता है जैसे निफ्टी 500 मोमेंटम 50 है, हर 6 महीने में इसमें जो 50 स्टॉक है वो बदल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन मोमेंटम। ठीक है, तो क्या होता है उससे हर 6 महीने में चर्न आ जाता है उस इंडेक्स में। अच्छा। तो वो फिक्स नहीं है, जैसे निफ्टी में फिक्स है कि HDFC की वेटेज सबसे ज़्यादा, ICICI की सेकंड है, रिलायंस की थर्ड है, वो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें नहीं होता ऐसा। इसमें पहले इस 6 महीने में हो सकता है
रिलायंस सबसे ऊपर है, अगले 6 महीने में हो सकता है कि एवेन्यू सबसे सुपरमार्ट सबसे ऊपर है. इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन मोमेंटम. तो वो 50 स्टॉक बदलते रहते हैं, तो इसको फैक्टर इन्वेस्टिंग कहते हैं. तो आप फैक्टर इन्वेस्टिंग करो. हर चीज का इंडेक्स है भाई, आप इंडेक्स के साथ खेलो ना. अच्छा. इंडेक्स एक बास्केट होता है, वो गिरता नहीं है, कभी नहीं गिरता. अब सोचो 20 साल में उस फंड ने 20% का CAGR दिया है. 20% का सी. अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता उसमें अप्रैल 2005 में, आज वो 76 लाख होता. अब बोलो क्या लालच करना है यार आदमी को. सही 10 लाख डाला होता तो 7 करोड़ 60 लाख होता. 1 करोड़ डाला तो 76 करोड़ होता. सो पॉइंट इज, इतना तो PMS ने रिटर्न नहीं दिया है. हाँ, PMS. इतना PMS रिटर्न्स नहीं दिया है जितना इसने दे दिया है. वहां पे तुम फंड मैनेजमेंट की फीस भी देते हो, ये सब भी करते हो. मैं बता रहा हूं, जितना सिंपल रहोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे. और जितना ये घपड़ी चपड़ी करोगे कि भाई मैं ये भी कर लेता हूँ, थीमेटिक कर लेता हूँ, सुपर थीमेटिक कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, तो कुछ पैसा नहीं कमाने वाले. और सर जैसे आपने बोला ये लार्ज कैप्स, मिड कैप और स्मॉल कैप. लार्ज कैप में चलो इंडेक्स फंड ले सकता है, ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में आप चेक करिए कौन से रोलिंग रिटर्न्स बेटर हैं किसी के, किसके 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न्स बेटर हैं. ओके. वो चेक कर लीजिए. तो ये कुछ पैरामीटर्स आप चेक कर लीजिए, उसके बेसिस पे आपको जो सही फंड लगे उसमें डाल दीजिए पैसा. क्योंकि स्मॉल कैप अगर देश आगे बढ़ेगा तो स्मॉल कैप तो आगे बढ़ेगा ही, मिड कैप भी आगे बढ़ेंगे. तो इन्वेस्ट इन देम, दे विल गिव यू गुड रिटर्न्स. बाकी जैसे अल्टीमेटली हर कोई सैलरीड एम्प्लॉई, अधिकतर सब इन्वेस्ट करते हैं, वरना तो सब लमसम ही करते हैं जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं ऐसे सब. तो जो अगर करना चाह रहा है उसको कैसे डिसाइड करना चाहिए अपने पूरे बजट को, या सब आपने ही बजट बना के स्टार्ट किया होगा ना? लमसम वर्सेस SIP या क्या? बेसिकली जैसे आई एम सैलरीड. हाँ. ठीक है. अब मेरे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं 20,000 रुपये आ रहे हैं. तो हाउ कैन आई डिसाइड टू डू दिस हाउ यू कैन डिवाइड? बजट बनाइए कि क्या आपके फिक्स्ड खर्चे हैं, क्या आपके वेरिएबल खर्चे हैं, क्या आपके पीरियोडिक खर्चे हैं. इन सबको बजट में डालिए. उसके बाद जो बचता है उससे इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए. और अगर आपका बचत बहुत कम है तो पहले अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने को स्किल कीजिए ताकि आपकी इनकम बढ़े. अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी ना तो कोई फायदा नहीं है, तो फिर आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे. अब अगर आप 25,000 की तनख्वाह है तो आप क्या इन्वेस्ट करोगे? 2,000 3,000. सही है. यही 50,000 की हो जाएगी तो आप 10 12 15,000 तक कर पाओगे. 1 लाख की हो जाएगी तो 20 30 35,000 कर लोगे. हाँ, ये तो है सर, क्यों एक्सपेंसेस उतने ही रहेंगे. एक्सपेंसेस ब्रॉडली उतने ही रहते हैं, तो थोड़े से बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे. एक पॉइंट के बाद नहीं बढ़ेंगे. तो कभी भी आप अगर बहुत कम सैलरी पे है ना तो पहले म्यूचुअल फंड छोड़ो, पहले अपने आप के ऊपर डालो पैसा, ताकि अपनी स्किल्स बेटर हो. अपनी खुद की वर्थ ना हो. क्योंकि अपनी सैलरी जो है वो कुछ भी हो सकती है ना. आज 25,000 है, कल को 2.5 लाख भी हो सकती है. आपका खर्चा अगर 20,000 है तो वो 0 से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता. तो खर्चे में तो 20,000 रुपये ही बचा सकते हो, पर रेवेन्यू में आप 2 लाख रुपए भी जोड़ सकते हो, 20 लाख रुपए भी जोड़ सकते हो. सो थैंक यू सर, इतनी सारी एडवाइजेज और इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए, इतना डिटेल में सब कुछ समझाने के लिए, एक अच्छा माइंडसेट देने के लिए कि किस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट या ये सब चीज़ें सोच सकते हैं, उसके हिसाब से वर्क कर सकते हैं. तो ठीक है सर, इसके साथ इसको समाप्त करते हैं. थैंक यू सर यहाँ आने के लिए और इन व्यूवर्स को और मेरे को इतना कुछ सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू दीपांशु, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर. एंड आई होप आज के पॉडकास्ट के बाद लोगों को थोड़ा बेटर ज्ञान मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड. बिल्कुल सही बात है सर. Thank you. अब तक आप म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहे थे, इस बार हमने बॉन्ड्स के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया. थैंक यू.